हेलो फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था ब्रह्मांड से रिलेटेड, जिसे हमने साइंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा था और जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा था। और साइंस के पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, उस डायमेंशन में कैसे बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। और स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अलग अलग ग्रहों पर कौन कौन से अलग अलग सैटेलाइट जो विश्व में अलग अलग देशों में जो संस्थाएं हैं, जैसे नासा है, जैसे CNAS है, जैसे भारत की इसरो है, जैसे इटालियन स्पेस एजेंसी है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान की जाक्सा एजेंसी है, JAX है, जैपनीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इन सभी के पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे तो इस परिदृश्य से देखने पर हमें पता चलता है कि अलग अलग ग्रहों पर हमने अलग अलग सैटेलाइट्स भेजे। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जियोग्राफी से भी रिलेटेड है और साइंस से रिलेटेड भी, और साइंस में स्पेस टेक्नोलॉजी से स्पेशली। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, तो मैं आपको एक बार हल्का सा एक रिवीजन बता देता हूँ। और यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है ब्रह्मांड से रिलेटेड, तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पहले आप उसे भी जरूर देखेंगे, है ना। तो देखिए, तो ये बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी कि सूर्य जो है, सूर्य के पास जो हैं 4 ग्रह, उनको स्थलीय या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। और शूद्र ग्रह, ये शूद्र ग्रह, मार्स मतलब मंगल और जुपिटर मतलब बृहस्पति के बीच में शूद्र ग्रह हैं, है ना, स्टार पार्टिकल्स कह सकते हैं इनको। तो ये लगातार घूमते रहते हैं। तो शूद्र ग्रहों के बाहर जो 4 ग्रह, और अभी वर्तमान में प्लूटो को भी वापस से शामिल कर लिया है, नासा के किस हेड ने उन्हें शामिल किया, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछली बार भी इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नासा के किस हेड ने जो है प्लूटो को वापस से ग्रहों की दृष्टि में शामिल कर लिया है, जबकि 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की दृष्टि से हटा दिया गया था। तो देखिए, ये जो है 4 प्लेनेट और 4 प्लेनेट। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज घूर्णन कौन करता है अपने अक्ष पर, तो याद रखना बृहस्पति सबसे तेज गति से घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। और सबसे स्लो घूर्णन कौन करता है, जो वीनस है, वीनस का मतलब जो शुक्र है, उसका मैंने आपको बताया था 258 दिन में अपने अक्ष पर एक घूर्णन, एक चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में लगा लेती है, वैसे ही जो शुक्र ग्रह वो 258 दिनों में लगाता है। और जुपिटर जो है केवल 9.3 आवर्स में, 9 घंटे और लगभग, है ना, उसका 1/3 हिस्सा, मतलब कि लगभग 20 से 25 मिनट के करीब में जो है जुपिटर, बृहस्पति अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि रेड स्पॉट जो है वो जुपिटर पे है, जबकि सूर्य के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, और उस ब्लैक स्पॉट को सौर कलंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक स्पॉट को। तो एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग ये ग्रहों के पीछे जाते जा रहे हैं ना, तो याद रखना कि जो ये जो है ना मरकरी है, मरकरी मतलब बुध, फिर वीनस, तो ये जो चक्कर लगाएगा ना, ये सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। और सबसे देरी से धीरे चक्कर कौन लगाएगा, तो सबसे पीछे वाला ग्रह सबसे धीरे चक्कर लगाएगा। तो यदि पूछा जाए परिक्रमण काल या रिवोल्यूशन पीरियड, तो उस केस में जो सबसे पहले वाला ग्रह मतलब मरकरी सबसे तेज घूमता है, उसके बाद वीनस मतलब शुक्र, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, उसके बाद मार्स मंगल, और फिर उसके बाद जुपिटर बृहस्पति, फिर सैटर्न शनि, फिर यूरेनस मतलब कि अरुण, और फिर नेपच्यून वरुण, और सबसे धीरे कौन चलेगा, प्लूटो चलेगा, वो और भी पीछे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। इसके अलावा ये भी पता है कि दूरी के अनुसार आप अवरोही आरोही क्रम पूछ लिया जाए, किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, तो आप क्रम में आंसर्स दे देंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया गया है। और ये सभी जो हैं इनका अपना धरातल है, लैंड है, जबकि ये सभी गैसियस प्लैनेट है, इनमें केवल और केवल गैस ही मौजूद है, राइट। अब देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, ये बात मैंने बताई थी। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अब वर्तमान में वापस से प्लूटो आ चुका है ना। प्लूटो से बड़ा कौन है, तो आप याद रखना बुध ग्रह प्लूटो से भी पहले से बड़ा है ना। अच्छा, इसके बाद में आपको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा घनत्व तो हमारे सौर मंडल में किसका है, डेंसिटी किसकी है, तो वो पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बुध का घनत्व तो ज़्यादा है, और फिर शुक्र का घनत्व तो ज़्यादा है। तो यदि क्रम में पूछा जाए, और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो याद रखना शनि सबसे हल्का ग्रह। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो याद रखना पृथ्वी सबसे भारी ग्रह, उसके बाद में याद रखना बुध आएगा, और फिर शुक्र आएगा। तो ये क्रम भी आपको याद रखने हैं। तो आपको एक बेसिक बातें जो है ये आपको पता चल गई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो देखिए, बुध के बारे में हमको ये तो पता ही है कि सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकटतम, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, है ना। इसकी कक्षीय चाल सबसे
तेज है। कक्षीय चाल का मतलब है ये सबसे तेजी से सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर लगा लेता है। मात्र 88 दिनों में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। और इस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है मैसेंजर नाम का यान नासा ने भेजा था। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यान निम्न में से बुध पर भेजा गया है, तो मैसेंजर यान आपको हमेशा याद रखना है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको, है ना। और जो है यह सूर्य की परिक्रमा जो है लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्रति घंटे 48 किलोमीटर की गति से जो है ना ये मूव करता है। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात देखिए कि यदि ये जो है ना ये बुध ग्रह है और ये यहाँ पर सूर्य है, तो जब ये बुध ग्रह चक्कर लगाएगा तो जब इसके फ्रंट वाला प्लेस होगा तो वहाँ पर दिन होगा। ये सबको पता है ना, सूर्य के सामने जो भाग होता है वहाँ पर दिन होता है और सूर्य के पीछे वाले भाग में क्या होती है, रात हो रही होती है। तो यदि ये बुध ग्रह और ये सूर्य है और इसके ऊपर जो है ये इस तरह से प्रकाश पड़ रहा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तापांतर, वो यही है। क्योंकि यह सबसे निकट है तो सूर्य की सीधी किरणें बहुत तीव्र गर्मी करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसी ग्रह पर है तो आप क्या बताएंगे, बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये बात एक आपको याद रखनी है, राइट। देखिए बुध ग्रह जो है ये आपको ये भी याद रखना है कि प्लूटो के बाद में बुध ग्रह बड़ा है ना। मतलब प्लूटो सबसे छोटा है और उसके बाद बुध ग्रह। और मैसेंजर यान जो है, मैसेंजर यान 2015 में भेजा गया था। मैसेंजर यान कब भेजा गया था, 2015 में, 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर यान भेजा गया था। अच्छा, एक आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक और है ना, देखिए ये अभी है ना पिछले दिनों में HSSC में और बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है कि बेपी कोलंबो मिशन किससे रिलेटेड है। बेपी कोलंबो। अच्छा, कुछ मैं नई बातें बता रहा हूँ। बेपी कोलंबो है ना, बेपी कोलंबो मिशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेपी कोलंबो मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था बुध ग्रह पर, और इसको बेपी कोलंबो मिशन को 2018 में भेजा था। ये यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये HSSC में बेपी कोलंबो मिशन के बारे में पूछ लिया गया है। तो याद रखना जो है ये बेपी कोलंबो मिशन बुध पर भेजा गया था। अब बात आती है शुक्र की। वीनस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न वीनस पर बनते हैं। तो पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा है। आप कभी भी इस डिलेमा में कंफ्यूजन में न रहें कि पृथ्वी का सबसे निकटतम जो प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल जो है पृथ्वी से, मंगल की दूरी और पृथ्वी से शुक्र की दूरी में शुक्र निकट है, याद रखना। लेकिन शुक्र जो ग्रह है उसका जो ये वायुमंडल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 97% है और फिर मेथेन है। तो ये गैसेज वहाँ पर है ना ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देती हैं। इतनी ग्लोबल वार्मिंग कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर यदि हम अपने यान भेजते भी हैं, उतारते भी हैं, लैंड करवाते हैं, तो वो यान जल जाएंगे, क्योंकि 700-800 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर टेम्परेचर होता है। लेकिन मंगल में ऐसा नहीं है। तो याद रखना शुक्र को पे नहीं भेजते। जबकि एक और बात याद रखना, शुक्र का जो धरातल है वो पृथ्वी से बहुत मिलता है, जबकि मंगल का धरातल पृथ्वी से इतना नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर गर्मी की वजह से क्या है, हम लोग शुक्र पर जो है जीवन की संभावना नहीं है और इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते। अब आपको एक सीधी सी बात है, जीवन की संभावना क्यों नहीं है कि मानव को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होगी और पानी तो तुरंत वेपोराइज हो जाएगा। तो शुक्र पे हम लोग क्या है, जीवन को बसा नहीं सकते हैं। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। तो लगभग 462 के करीब जो है टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, है ना। और कई जगह मैंने पढ़ा है कि 600-800 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है। लगभग ये पृथ्वी के आकार का ही ग्रह है। पृथ्वी से जो छोटा है ना, पृथ्वी के जस्ट छोटा जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह ही है, और इसको सिस्टर प्लैनेट या ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। और इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा मतलब रात्रि का तारा, है ना, इवनिंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आप कभी भी देखना, सूर्य के आने से पहले लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब सूर्य नहीं निकला है ना, उससे पहले आप देखेंगे तो एक बहुत तेज़ी से जो है एक ग्रह चमक रहा है। वो तारा नहीं है, वो ग्रह है, और वो शुक्र ग्रह। और ये सबसे ज़्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा तेज़ी से यही चमकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि इसका वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो जो गैसेज हैं मेथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये बात पता चल गई है। टेम्परेचर वगैरह है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन सबसे ज़्यादा है। और वायुमंडल, ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है पर्टिकुलर, मतलब प्रॉपर वायुमंडल नहीं है, बस कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन्स पाए जाते हैं मेनली।
मैगेलॉन मिशन और वेनेरा मिशन, अब देखो ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैसेंजर जैसे पूछा जाए, बेपी कोलंबो पूछा जाए, आप आंसर देंगे बुध ग्रह। लेकिन मैसेंजर यान पूछा जाए, वेनेरा यान पूछा जाए, तो आप आंसर देंगे शुक्र ग्रह, राइट। अब देखिए 3 बातें आपको बहुत अच्छी समझने को आज मिल जाएंगी। देखिए 3 तरह के अलग अलग मिशन होते हैं। तो वो मिशन में सबसे पहला आ रहा है फ्लाई बाय मिशन। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेनेट दिया हुआ है बीच में, तो यदि कोई जो सैटेलाइट मानव ने भेजा है, मान लो नासा ने भेजा है, तो वो ग्रह के एक चक्कर लगाता है और आगे बढ़ जाता है। आगे कोई ग्रह है, मान लीजिए जुपिटर को चक्कर लगाया, आगे बढ़ गया, और उसके बाद आगे जैसे शनि है तो शनि को चक्कर लगाया, फिर आगे बढ़ गया, अरुण ने चक्कर लगाया, आगे बढ़ गया, वरुण ने चक्कर लगाया, आगे बढ़ गया। तो इस तरह की जो गति है, इस तरह का जो सैटेलाइट होता है, उसे फ्लाई बाय मिशन कहते हैं, चक्कर लगाकर आगे चले जाने वाला। तो इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके सामने वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2 है, जो चारों जोवियन प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, चारों को ये चक्कर लगा कर गए, और वर्तमान में जो है ये इंटरस्टेलर स्पेस में भी पहुंच चुके हैं, मतलब कि हमारे सोलर मंडल से भी बाहर जा चुके हैं। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो मिशन है वो है वॉयेगर 1। वॉयेगर 1 तो ये अभी पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा था, वॉयेगर 1, क्योंकि इसने अब तक की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय की है। तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, फ्लाई बाय मिशन क्या होता है। फिर होता है ऑर्बिटर, तो है ना, ऑर्बिटर वो होते हैं जो लगातार चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं आपको बेहतरीन उदाहरण बताता हूँ, भारत ने जो मॉम भेजा था, मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिटल मिशन, देखो नाम से पता चल रहा है ऑर्बिटर। तो यदि ये मार्स है, मतलब कि मंगल ग्रह है, तो जो हमारा मॉम था, जो मंगलयान था, वो केवल लगातार किसको चक्कर लगा रहा है, मंगल को चक्कर लगा रहा है। इस तरह के मिशन को ऊपर से ये जो है ना सिग्नल भेजते रहते हैं और धरातल का और उसके वायुमंडल का अध्ययन करते रहते हैं। तो इस तरह के मिशन जो होते हैं वो ऑर्बिटर मिशन होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि चंद्रयान जो 2 था, जो अभी हाल ही में असफल हो गया, तो उसमें जो ऑर्बिटर का नाम क्या था, है ना। और अब बात आ रही है लैंडर की, तो आप ये भी बताइए कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था जो वहाँ पर टकरा था, और उस रोवर का नाम क्या था। तो लैंडर का मतलब क्या है, जो मान लीजिए चंद्रमा की सतह है और हमने यदि ऑर्बिटर से ये भेजा, तो यहाँ पर जो उसकी धरातल पर टकराएगा वह लैंडर है। और लैंडर से क्या निकलता है, अंदर की एक रोबोटिक मशीन होती है जो स्वतः संचालित होती है, और उस चंद्रमा के धरातल पर या मंगल के धरातल पर ड्रिल करेगी, और उसके नमूनों के जो इंफॉर्मेशंस है वो लगातार जो है ना ऑर्बिटल को भेजेगी। ऑर्बिटर जो है ना, और ऑर्बिटर के माध्यम से जो है भारत में स्थित जो इसके सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशंस आ जाती है। तो आपको 3 मिशंस क्लियर हो गए हैं। एक होता है फ्लाई बाय क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, और चौथा रोवर। रोवर एक रोबोटिक मशीन होती है जो उस ग्रह या उपग्रह के धरातल पर स्वतः चल सकता है, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो रोवर आपको क्लियर हो गया, जो मूव करेगा। और इम्पैक्टर क्या होता है, इम्पैक्टर तो केवल और केवल उसमें टकराता है, बस इम्पैक्ट करता है। तो ये इम्पैक्टर, तो ये 5 तरह के अलग अलग मिशन हो सकते हैं, और ये हम लोग अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये बात पता चल गई आपको। और जो है शुक्र ग्रह में जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, और मैंने आपको ये बात बता दी थी पिछले लेक्चर में कि शुक्र ग्रह पर जो एक दिन है वो शुक्र ग्रह के 1 वर्ष से भी बड़ा है, क्योंकि शुक्र ग्रह 224 दिन में तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, जबकि 258 दिन में 258 डेज में यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में कर लेती है। तो इसलिए चूंकि 258 दिन है और ये 224 दिन है, तो शुक्र का एक जो वर्ष है वो उसके 1 दिन से छोटा होता है। तो ये बात जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पृथ्वी का इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये शुक्र के बारे में मेनली बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आ रही है मंगल, मार्स, जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सबसे नियरेस्ट है और यहाँ पर कुछ हद तक जीवन की संभावना है। वैसे बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो नहीं है। तो देखिए लाल ग्रह, इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं कि लौह तत्व मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। मानव ने कौन कौन से मिशन मंगल पे भेजे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाथ फाइंडर, नासा का पाथ फाइंडर, एक लैंडर था फिनिक्स नाम का लैंडर, वाइकिंग्स 1 और 2 वाइकिंग्स भेजे हमने, 3 रोवर भेजे हैं, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी, है ना। ये तीनों रोवर भेजे हैं हमने मंगल पर, हमने मतलब कि नासा ने, मानव ने भेजे। और उसके अलावा आपको एक और बात पता होगी, भारत का मॉम जो है मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे मंगलयान कहते हैं,
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगलयान को, है ना, मंगल के जो है ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। तो ये ऐसा भारत देश एकमात्र देश है, और यह सबसे सस्ता, है ना, सबसे सस्ता जो है ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट था, है ना, मंगल पे। तो मेवेन जो है, मेवेन जो है वो नासा ने भेजा था। और एक बात याद रखना, जब मॉम मतलब मंगलयान का सिग्नल भारत से टूट गया था तो इस मेवेन यान ने ही भारत से फिर इसके सिग्नल को रिकनेक्ट करने में मदद कराई थी, नासा के मेवेन ने। तो ये बात और एक याद रखना। चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा जो है मंगल पर, वो एक है फोबोस और एक डेमोस। और डेमोस सौर मंडल का मतलब सोलर सिस्टम का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये बात याद रखना। घूर्णन जो काल है वो लगभग 24.9 लगभग 25 घंटे के बराबर है। तो इसका घूर्णन काल जो है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है, ठीक है। तो मंगल पे हमको इस तरह की सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए मंगल जो है वो लगभग जो है 687 दिनों में जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया लाल क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको एक ओडिसी मिशन और याद रखेंगे, है ना। ओडिसी मिशन भी हमने कहाँ भेजा था, है ना, और पाथफाइंडर भी हमने कहाँ भेजा है, तो वो मंगल पर ही भेजा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल जो है वो 22.6, है ना, लगभग जो है ये, है ना, ये लगभग जो इसका गुण वो भी है ना, मतलब जितने अक्ष पर घुमा हुआ है ये लगभग पृथ्वी के समान ही उतने ही अक्ष पर झुका हुआ है। तो ये बात आपको एक और याद रखनी है। अब आ रही है बात, थोड़ी बहुत पृथ्वी की बात कर लेते हैं, है ना। पृथ्वी के बारे में आपको क्या पता है कि इसकी कक्षीय चाल का मतलब क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर जिस गति से घूमता है पृथ्वी, है ना, वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, समझ में आया, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लगभग 1680 भी बोलते हैं, सामान्य भाषा में से 1600 भी लिख देते हैं, कई जगह 1680 भी लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट जो है 1674 ही है, 1674। देखिए अभी हम वर्तमान में कितनी आसानी से अपनी एक जगह पर बैठे हैं, परंतु पृथ्वी जो है ना, वो जो बुलेट ट्रेन जिस गति से चलती है उससे 4 से 5 गुना तेजी से वर्तमान में घूर्णन कर रही है। मान लीजिए पृथ्वी 3 सेकंड के लिए भी रुक जाएगी ना, तो उस केस में सारे के सारे जितने भी धरातल पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब है ना आकाश में उड़ जाएंगे और पूरा तबाही मच जाएगा, केवल 2-3 सेकंड के लिए पृथ्वी रुक जाए तो देखिए ये ब्रह्मांड कितना ज़्यादा जो है ना बैलेंस मोड में चलता है ना। तो ये बात आपको एक याद रखनी है कि हम बहुत ही तीव्र, लेकिन क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए हम लोग स्थायी रहते हैं, है ना। तो ये बात आपको एक थोड़ी सी याद रखनी है। अब देखिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट है क्योंकि हरे पेड़ पौधे हैं लैंड वाले भाग में, तो इसलिए कई जगह ये हरा भी दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट ही कहा जाता है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी। यदि आपने मेरा पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने पृथ्वी के अंदर एक एक बात बताई है, पृथ्वी में भूकंप क्यों आता है ना, मेंटल कोर और क्रस्ट के बारे में, और जितने भी जो असततता हैं, डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग, है ना, और मोहरविक, सभी प्रकार की मैंने वहाँ पर बहुत गहराई से चर्चा की है। तो आप मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समग्र ज्ञान हो जाएगा, इंक्लूसिव नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। तो देखिए सौर मंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। और पृथ्वी पर जो है खनिज तत्व के रूप में फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। फेल्सपार जो है उसका फॉर्मूला देख लीजिए, KAlSi3O8, और क्वार्ट्ज जो है वो तो सिलिका ही होता है, जो रेत होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कोई तत्व पाया जाता है क्रस्ट पर, तो वो ओजोन है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर पूछे, संपूर्ण पृथ्वी पर, तो सबसे ज़्यादा कोई पाया जाता है तो वो 35% है ना, लोहा पाया जाता है। ये केवल और केवल पृथ्वी के ऊपरी
30 किलोमीटर वाले दायरे पर है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा आयरन लोहा पाया जाता है और उसके बाद में ऑक्सीजन 30% पाया जाता है। तो आप क्वेश्चन जरूर देखना वो पूछ क्या रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी का पूछ रहे हैं या पृथ्वी की केवल ऊपरी भाग या भूपर्पटी का पूछ रहे हैं। तो ये जरूर एक बार क्वेश्चन को, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग वहाँ आंसर को गलत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। और कुछ धातु हैं उसमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, फिर लोहा है और उसके बाद कैल्शियम है। तो ये पृथ्वी के धरातल के बारे में बताया। पृथ्वी में सर्वाधिक कृत्रिम उपग्रह नो डाउट होंगे ही, पूरा का पूरा जो हमारा आकाश है उसमें बहुत सारे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह मानव ने बनाए, क्योंकि और कहीं तो मानव रहता ही नहीं है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और 21वीं शताब्दी तक जिस गति से हमारी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, टेम्परेचर को हम कम कर सकें। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको आप सही कर लीजिए, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है ना। तो ये बात याद रखना, ये सब मैंने आपको जो है पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर में पूरी तरह से पढ़ाया है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो इनसाइट मिशन था, इनसाइट मिशन किस ग्रह पर भेजा गया था? ये इनसाइट मिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मार्स ओडिसी और इनसाइट मिशन मानव ने किस ग्रह पर भेजा था? और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है ना मंगल में बताना भूल गया मैं, कि जो निक्स ओलंपिया है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ तक कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। और यह हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना ऊंचा है। तो ये बात आपको एक और याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ शूद्र ग्रह आते हैं और शूद्र ग्रह के बाद में कौन आता है, बृहस्पति। तो देखो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इसमें सैटेलाइट्स है ना, उपग्रह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें, शनि में। ये लास्ट लेक्चर में बताया था। जूनो मिशन यहाँ पर 2015 में भेजा गया था। जूनो मिशन याद रखना, बृहस्पति पर भेजा गया था। सौर मंडल के सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है गैनीमेड उपग्रह। जैसे चंद्रमा है ना, उसी प्रकार से बृहस्पति में जो गैनीमेड है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यहाँ तक कि वो बुध से भी बड़ा है। याद रखना, बुध ग्रह से भी बड़ा है। और इसके और जो इम्पोर्टेंट जो ग्रह वो है कैलिस्टो, यूरोपा और आयो। और यूरोपा पर तो हम लोग है ना यूरोपा मिशन भी भेजा है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे यदि स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें मैंने सभी प्रकार के जो भी उपग्रह भेजे हैं उनके बारे में विशेष चर्चा की है करंट अफेयर के तौर पे। तो वो भी ज़रूर देख लीजिए मेरे लास्ट लेक्चर। आजकल क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत जो है बहुत तेज़ी के साथ, इसरो जो है बहुत तेज़ी के साथ गति कर रहा है। इसलिए आजकल इसरो, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी पे लगातार क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये बात आप एक याद रखना। तो अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के बारे में, जो 5वें नंबर पे है सूर्य से दूरी के अनुसार। इसके जो उपग्रह हैं अब वर्तमान में लगभग 80 के करीब हो गए हैं। इसके ऊपर जो एक रेड स्पॉट है वो वहाँ पर चलने वाली बहुत तेज़ जो हवाएं हैं उनके कारण रेड स्पॉट है। इसका घूर्णन सबसे तीव्र है क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ा है, लगभग है ना पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है, ये आकार में बहुत बड़ा है। और उसके अलावा ये 9.3 घंटे के करीब ये जो है ना अपना पूरा का पूरा जो है अपना घूर्णन कर लेता है। तो इसका घूर्णन काल भी सबसे ज़्यादा है। और अध्ययन के लिए हमने कौन कौन से उपग्रह भेजे इसके ऊपर, पायनियर 9, पायनियर 10 और वॉयेगर 1 ने इसको फ्लाई बाय मिशन के तहत, वॉयेगर 1 इसके फ्लाई बाय मिशन के तहत गया था। फ्लाई बाय मिशन को मैंने अभी आपको समझाया था, ये जुपिटर है तो ये फ्लाई बाय आया, इसके चारों चक्कर लगाए फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से फ्लाई बाय मिशन जो है वॉयेगर याद रखेंगे आप एक, है ना। और बृहस्पति पर सबसे ज़्यादा जो याद रखना है कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। और बृहस्पति जो है कौन से रंग का है, तो बृहस्पति याद रखना पीले रंग का है, बृहस्पति येलोइश कलर का है। तो ये कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है बृहस्पति के बारे में। अब आ रही है बात शनि की। तो शनि के ऊपर मैंने बहुत सारी सैटेलाइट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में, पहले प्रीवियस लेक्चर में बात की है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, मतलब क्योंकि इस पे वलय है, रिंग्स हैं, इसलिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि शनि पर और अरुण ग्रह पर कुल कितनी कितनी वलय रिंग हैं। ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया। कैसिनी मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, जो कि टाइटन इसका सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा जो जीवन की संभावना कहीं है तो वो टाइटन उपग्रह पर है। वो किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह। और इसके अलावा इससे और अन्य उपग्रह कौन से, टीथीस
और मिमोस। और शनि ग्रह पर वर्तमान में कुल कितने उपग्रह पर बने हो गए हैं? 82, क्योंकि पिछले दिनों में जो है एक साथ 82 उपग्रहों को एक साथ जो है 20 उपग्रहों को खोजा गया था। तो इसमें बृहस्पति को जो है ना उपग्रहों की संख्या में पछाड़ दिया था। तो ये कुछ बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको थोड़े से याद रखने हैं, राइट। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। लगभग ये जो है ना शनि जो है वो 29 वर्ष में अपना पूरा चक्कर जो है सूर्य के लगा लेता है, जबकि बृहस्पति जो है वो लगभग 11 वर्ष में पूरा चक्कर है ना सूर्य का पूरा चक्कर 11 वर्ष में लगा लेता है। तो याद रखना, और शनि 29। अब जो बात आ रही है वो है ना शनि के बारे में हम लोग और भी कुछ पढ़ना चाहें तो जो है वो आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो वलय है, रिंग है, वो हमको ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। और अब बात कर रहे हैं वरुण की। तो वरुण से पहले हम लोग थोड़ा बहुत अरुण के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन अरुण और वरुण इन दोनों को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और शुक्र को दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अरुण के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग अरुण पे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद वरुण ग्रह पर आएंगे। अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून ग्रह बोलते हैं। और इसकी जो खोज करता है, अरुण के खोजकर्ता, उनका नाम है विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल ने इसे खोजा था और ये पृथ्वी से आकार में बहुत बड़ा है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है ना। तो अरुण ग्रह जो है इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं। एग्जैक्टली क्या है, उपग्रह नए नए खोजे चले जाते हैं, इसलिए क्या है मतलब एग्जैक्ट इनके उपग्रहों को नहीं बताया जाता, ठीक है। और उसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरुण। तो अरुण और वरुण दोनों ही जो है ट्विन प्लैनेट है, ये बात जरूर आपको एक याद रखनी है। अब वरुण जो ग्रह है, वरुण में को जो है ना ग्रीन प्लैनेट, या वरुण को क्या बोला जाता है? हरा ग्रह। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मेथेन गैस उपस्थित, और मेथेन गैस के कारण क्या दिखाई देता है? ये ग्रीनिश दिखाई देता है। और वरुण के जो खोज करता है, देखिए कुछ बातें मैं एडिशनल बता रहा हूँ, वो आप अलग से लिख लीजिए। वरुण के जो खोज करता है वो है जॉन गैले। तो जॉन गैले ने वरुण को खोजा था, वरुण ग्रह को। और यह जो ग्रह है लगभग 164 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरे लगा लेता है ना। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। और इसके लगभग 14 उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं, ठीक है। और इसकी कक्षीय चाल न्यूनतम है, प्लूटो की और भी कम है। और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होने की वजह से ये ठंडा ग्रह भी है। और वॉयेगर 1 और 2 ये दो जो है पासर बाय मिशन के माध्यम से इस ग्रह के चारों ओर गए थे। तो ये बात आपको एक याद रखनी है, राइट। तो देखिए इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात जो है ना यम या कुबेर की भी कर लेते हैं। तो जो यम या कुबेर है उसके, है ना, तो यह जो ग्रह है उसको ग्रहों की दृष्टि से जो है 2006 में अलग कर दिया गया था, लेकिन इसे वापस से जो है इसको शामिल कर लिया है। और प्लूटो के साथ में एक चैरोन जो है ना इसके चारों ओर इसके साथ में चक्कर लगाता रहता है। चैरोन नाम का एक जो इसका साथी ग्रह है वो इसके साथ में लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो देखिए वॉयेगर जो 1 है मानव निर्मित यान है जो पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर जा चुका है तथा सौर मंडल को भी ये छोड़ चुका है। तो ये बात आपको एक जरूर पता होनी चाहिए, है ना। और जो है आपको कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि जुड़वा ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना पृथ्वी और शुक्र, और एक अरुण और वरुण, ये दोनों जो है जुड़वा ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको एक थोड़ी सी याद रखनी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ मिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग जो है ना ब्रह्मांड के ऊपर यदि और पढ़ना है, यदि आप रिकमेंड करेंगे, यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो ब्रह्मांड के ऊपर तो अभी जो है ना 4-5 लेक्चर 1-1 आवर्स के और बन सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो मैं लेक्चर बनाऊं, अदरवाइज जो है ना एक नॉर्मल एग्जाम के लिए दिस इज सफिशिएंट। तो यदि आप बोलें तो मैं और भी गहराई से लेक्चर्स बना सकता हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं। कनाडा, तो आप जरूर मुझे है ना, मेरा नंबर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कोई किसी भी प्रकार के लेक्चर की आवश्यकता हो तो। कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आजकल क्या है ये नाम भी पूछे जाने लग रहे हैं, है ना, एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि जापान की जो जाक्सा है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था जो रियुगु मिशन है वो पृथ्वी पर 2021-22 तक वापस पहुंच जाएगा, और वो शूद्र ग्रह से कुछ है ना मटेरियल को लेकर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जाक्सा जो है, जाक्सा जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसी ने रियुगु मिशन को भेजा था। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है CNES। चीन की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है CNSA, चाइना NSA मतलब नेशनल स्पेस एजेंसी। यूरोप की एजेंसी का नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अमेरिका की जो नासा है उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना।
और ये हमेशा मैं स्टूडेंट्स को क्लास में पूछता हूँ तो कभी आंसर नहीं दे पाते हैं अधिकांश स्टूडेंट। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म बहुत ही अलग है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रूस की जो एजेंसी है उसका नाम है RFSA, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। इसका अन्य नाम जो है ना रॉसकॉस्मोस है, रॉसकॉस्मोस, ये भी कई बार प्रश्न पत्रों में पूछा गया। देखिए रशियन स्पेस एजेंसी बहुत ही पावरफुल एजेंसीज में से एक है। आज भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, जो ऊपर जो है कुछ जो लोग रह रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इसमें आज भी जो लोगों को भेजने का काम करता है ना वो रशिया करता है। लेकिन हाल ही में जो है ना, तब अभी तक जो है USA अमेरिका रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था कि अपने जो एस्ट्रोनॉट्स है वो रशिया की मदद से भेजता था। लेकिन वर्तमान में जो एलॉन मस्क है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, आप एलॉन मस्क के बारे में ज़रूर पढ़ना। इनसे बड़ा कोई टेक्नोक्रेट आपको जो है ना नहीं मिलेगा इस दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं वो, है ना। और वही बात कह रहे हैं कि मंगल और चंद्रमा पर वो कॉलोनीज बसा देंगे, है ना। ऐसी भविष्य उन्होंने जो है पूरा उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए अब जो है स्पेस एक्स की मदद से, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो कि अमेरिका में स्थित है, अमेरिका जो है अपने आदमियों को वहाँ पर भेज सकता है, वरना इससे पहले वो USA के ऊपर जो है रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। तो रशियन स्पेस एजेंसी बहुत पावरफुल है और रशियन स्पेस एजेंसी ने भारतीय इसरो को भी बहुत मदद की है। और इसरो जो है वो भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आजकल प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है वर्ल्ड के, है ना। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्षेपण केंद्र है ना, जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कौन कौन से। तो देखिए भारत का तो आपको पता ही है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन से राज्य में है, कौन सी झील में है, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके ऊपर हमेशा प्रश्न आता है ना। सतीश धवन स्पेस सेंटर। रूस का बैकानोर जो है ना वो तो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यहाँ से है ना स्पेस में मिशंस भेजे हैं। और ये कजाकिस्तान में, तो पहले कजाकिस्तान किसका भाग था, पहले ये रशिया का भाग था, है ना बैकानूर। तो बैकानूर जो है ना वो जो है, बैकानूर जो प्लेस है वो कैस्पियन सागर के पास में, ठीक है। फ्रांस और यूरोपीय संघ, ये कोरू प्रक्षेपण जो केंद्र है फ्रेंच गुयाना। आज भी भारत भी जब बहुत बड़े जैसे 4000 3.5 किलोग्राम से ऊपर के वजनी स्पेस जो उपग्रह है उसको भेजने के लिए फ्रेंच गुयाना से भेजता है। याद रखना फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना तट पर स्थित है ना, दक्षिण अमेरिका में। अमेरिका का तो ये कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के नाम से, जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे वहाँ के, याद, राइट। तो कैनेडी स्पेस सेंटर, तो ये याद रखना केप कैनरवेल फ्लोरिडा में स्थित है ये। और जापान का देखो, जापान वगैरह चीन का इतना नहीं पूछा जाएगा तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। और देखिए कुछ लॉन्चिंग व्हीकल जो है ना वो आपको किसी का याद रखना है ना, तो एक तो यूरोपियन संघ का जो एरियन याद रखना, क्योंकि एरियन से हम लोग है ना बहुत सारे स्पेस मिशन भेज चुके हैं। जैसे भारत का आपको याद ही होगा GSLV MK3 Mark 3, है ना, जो कि बाहुबली कहलाता है। PSLV, इससे पहले ASLV चलते थे, एसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उससे पहले SLV चलते थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सभी भारत के लॉन्च व्हीकल हैं जिनकी मदद से ऊपर उपग्रह रखा जाता है और ये जो ऑर्बिट की कक्षा है वहाँ पर जो स्थापित कर देते हैं, ठीक है। चीन में जो है ना ये लॉन्ग मार्च और शैनझाओ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग मार्च तो बहुत ही फेमस है आजकल, बहुत अच्छा काम कर रहा है लॉन्ग मार्च उनका। और रूस का जो सोयूज है वो बहुत फेमस है, रूस का सोयूज। और अमेरिका का एटलस और डेल्टा, ये बहुत फेमस है। और आपको ये आज की क्लास का लगभग लास्ट पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ कि जो अलग अलग देश है ना उनके अंतरिक्ष यात्रियों के नाम अलग अलग है। तो भारत में जो अंतरिक्ष यात्री है वो व्योमनॉट कहलाते हैं। चीन के जो व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में जाते हैं, जिनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं इन जनरल, तो वो टाइकोनॉट कहलाएंगे। रूस के कॉस्मोनॉट कहलाते हैं और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। तो आपको आज ये बात पता चल गई कि कॉस्मोनॉट जो रशिया भेजता है, भारत जो भेजेगा वो व्योमनॉट भेजेगा। और आपको पता होगा कि गगनयान मिशन के तहत 2022 में हम लोग 3 व्यक्तियों को जो है ना आकाश में पहली बार जो स्पेस में भेजने वाले, और उसमें रशिया बहुत मदद कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो सेंटर है
वो भारत ने कहाँ स्थापित किया और वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी इनकी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि गगनयान मिशन। तो आप मुझे ये भी बताइए कि गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह के सभी प्रश्नों को यदि आपको कर पा रहे हैं तो आपका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इससे बाहर चला जाएगा। तो बेपी कोलंबो मिशन भी बहुत फेमस है जो बुध पे भेजा है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअली साउंड कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।